नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। अल्मेडा का सपना पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था और अल्मीडा का मानना था कि भारत पर कब्जा तभी संभव है जब वे समुद्र में शक्तिशाली हो, अन्यथा तट पर किले बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि समुद्र में शक्तिशाली होना ज़रूरी है, अन्यथा जो हम तटों पर किले बना रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं होगा, और इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए एवं दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में है देश और सूची सेकंड में है प्रथम कोठी फैक्ट्री। ठीक है, तो इसमें पुर्तगाली, तो इसको हम ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। हमको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, और सबसे पहले आए थे तो सबसे पहले फैक्ट्री भी उन्हीं की लगेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? 1503। ठीक है, तो पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री थी कोचीन में 1503 में। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम अंग्रेज। तो हमको अंग्रेज़ों का पता है कि अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री थी 1613 में सूरत में। ठीक है, तो ये हो गया सूरत। उसके बाद हम फ्रांसीसियों की देखते हैं कि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे, तो इसमें सबसे बाद वाला कौन सा है? ये है सूरत, 1668 1668। ठीक है, उसके बाद डेनिस। तो डेनिस का हमने जाना पिछली क्लास में कि डेनिस ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी ट्रांकेबर में 1620 में तमिलनाडु में ट्रांकेबर। ठीक है, 1620 में। उसके बाद कौन बचे? डच। तो डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई 1605 में, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में फैक्ट्री लगाई, डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री लगाई, अंग्रेज़ों ने 1613 में सूरत में लगाई, डेनिस ने ट्रांकेबर में 1620 में लगाई, फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में लगाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? तो इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, और इसको तृतीय कर्नाटक वॉर भी कहा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, वांडीवास के युद्ध को। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ये युद्ध, वांडीवास का युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, लड़ा गया था 1756 से 1763 के मध्य। ठीक है, ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य। ठीक है, ब्रिटिश के मध्य। 1756 में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो जाता है। इसी कारण भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष आरंभ हो जाता है। 1760 में एक जगह है मद्रास और पांडिचेरी के मध्य वांडीवास, यहाँ पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसको वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। फिर 1763 में यूरोप में दोनों शक्तियों के मध्य यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि। ये होती है 1763 में। ठीक है, तो ये संधि होती है और उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे कि फ्रांस को चंद्रनगर जो कि बंगाल में है उसको छोड़कर जो भी 1749 में उनके पास जो भारतीय क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र उनको लौटा दिए जाएंगे, केवल चंद्रनगर को छोड़कर जो कि बंगाल में था। और उसके साथ साथ ही फ्रांसीसियों को अपनी जो सेना है उसको पूर्ण रूप से भंग करना होगा। ये इसमें प्रावधान था पेरिस की संधि में। इसके बाद फ्रांसीसियों ने जो राजनीतिक कार्य है उसमें से अपना ध्यान हटाकर व्यापारिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया। ठीक है, तो ये
ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी अजीमुस्सान ने। सूबेदार अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी प्रदान की थी और ये प्रदान की थी 1796 से 97 के मध्य। ठीक है, इसमें अंग्रेजों को 3 गांव दिए गए। अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी दी गई। 3 गांव कौन कौन से थे? कालीकाता, सूतानती और गोविंदपुर। और इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया, कलकत्ता नगर बसाया गया, कलकत्ता नगर बसाया गया इन तीनों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तो पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और जलयान निर्माण या जहाज निर्माण। तो ये सभी पुर्तगालियों की देन थी। तो एक बार पुर्तगालियों की भारत को क्या क्या देन थी उसके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने भारत जापान व्यापार आरंभ किया। सबसे पहले भारत जापान व्यापार आरंभ किया। ठीक है, इन्होंने ही राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रपात किया और एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के प्रयास भी किए और पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद लाए। इसके साथ साथ ही पुर्तगालियों ने अन्य देशों से बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू भारत लेके आए। इसके साथ साथ ही इनका जहाज निर्माण में योगदान है, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने में योगदान है और भारत में गोथिक स्थापत्य शैली ये इन्हीं की देन है। गोथिक स्थापत्य शैली इन्हीं की देन है। ओके, तो इसमें सब कुछ आ गया, डी ऑप्शन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये थे लुई 15वां, लुई 15 और लुई 15 1715 से 1774 यानी कि 1715 से 1774 तक 1715 से 1774 तक फ्रांस के सम्राट रहे लुई 15। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधोलिखित कथनों में वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था। एकदम सही है, उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था। ठीक है, उसके बाद 2 है, वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा। नहीं, कोचीन नहीं, कालीकट पहुंचा। कोचीन नहीं पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था, कालीकट। सी है, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध करना पड़ा। नहीं, जमोरिन ने वास्को डी गामा का विरोध नहीं किया बल्कि उसका स्वागत किया। ठीक है, उसका स्वागत किया और वास्को डी गामा का विरोध किया कालीकट में बसे मुस्लिम अरब व्यापारियों ने। कालीकट में बसे मुस्लिम अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट 4 है, 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। ये भी सही है। तो इसमें 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। 1 और 4, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो इसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय
पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था, तो ये था वर्तमान बांग्लादेश का चट्टगांव बंदरगाह। ठीक है, तो ये पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। पोर्टो ग्रांडे, पोर्टो ग्रांडे, और इसका मतलब होता है द ग्रांड हार्बर ऑफ बंगाल, द ग्रांड हार्बर ऑफ बंगाल। ओके, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।